हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑल ऑफ यू। कॉन्टिन्यूस फंक्शन स्टार्ट करेंगे। एडवांस कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर और एडवांस कैलकुलस का सिलेबस मैं आपको बता चुकी हूँ इससे पहले जो हमारी जो क्लास थी वहाँ पर, कि पूरा सिलेबस क्या है, कैसे आपको चूज़ करना है, कौन से अगर आपको रीअपियर है तो कैसे आपको चैप्टर्स को चूज़ करना है। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है सेमेस्टर थर्ड के लिए, फ्रेशर है जो सेमेस्टर थर्ड के लिए, उनको कंप्लीट सिलेबस करना है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पर जो हम टॉपिक करेंगे वो केवल और केवल क्वेश्चंस फाइंड आउट करने से रिलेटेड नहीं करेंगे। हम जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन पढ़ रहे हैं इसको हमें ऐसे पढ़ना है कि कल को अगर आपको एमएससी एंट्रेंस एग्जाम देना है या कहीं पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका ये टॉपिक आने वाला है तो वहाँ पर भी आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहे। क्लियर? अच्छे से समझ के चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन होता क्या है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमने फर्स्ट ईयर में कैलकुलस के फर्स्ट चैप्टर में लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी पढ़ा था और वहाँ पर लिमिट की डेफिनेशन अच्छे से हमने क्लियर की थी। अगर नहीं क्लियर की थी तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि लिमिट के साथ कॉन्टिन्यूस फंक्शन का भी रिलेशन होता है। कैसे? हम यहाँ पर लेकर चलते हैं लिमिट, ओके, और इधर मैं लिख देती हूँ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस फंक्शन देखिए, अगर मैं बात करती हूँ लिमिट की तो सबसे पहले हम क्या बताते हैं? तो लिमिट के केस में सबसे पहले हम क्या बताते हैं? फर्स्ट पॉइंट, फंक्शन may be defined or not at x equals to a, यानी कि कोई भी जो आपको पॉइंट गिवन है कि इस पॉइंट पर आप लिमिट बताइए फंक्शन की, तो मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू a लेकर चल रही हूँ। एनी फंक्शन हमें देखना है कि कोई भी फंक्शन x इक्वल टू a पॉइंट पर अगर मुझे बताना है कि इसकी लिमिट फाइंड आउट करो किसी भी फंक्शन की एट x इक्वल्स टू a या x टेंड्स टू a। ठीक है, तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो ज़रूरी नहीं है कि डिफाइन हो x इक्वल्स टू a पर या गिवन लिमिट पर, वो डिफाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमने एक क्वेश्चन किया था x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x। आपको ये लिमिट फाइंड आउट करनी है कि इसकी जो लिमिट है वो क्या आएगी। तो इसकी लिमिट क्या आती है? 1/2 आती है। 1/2 अगर x हम देखें कि ये फंक्शन क्या x इक्वल्स टू 0 पर डिफाइन है, तो यहाँ पे आप लिमिट पुट करोगे 0, x के प्लेस पर 0 पुट करोगे तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? 0/0 फॉर्म, है ना। तो फंक्शन डिफाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें देखना है कि 0/0 फॉर्म, खैर अभी आप नहीं समझेंगे, यानी मेरा डिनोमिनेटर यहाँ पे इक्वल्स टू 0 आ रहा है ना। इनडिटरमिनेट फॉर्म में आप पढ़ोगे, एडवांस कैलकुलस में ही आपका थर्ड चैप्टर आने वाला है इनडिटरमिनेट फॉर्म। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि 0/0 एक ऐसी फॉर्म होती है जिसका हम कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, राइट। जब हम कहते हैं कि एनी नंबर जिसको आप, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर अगर उसको आप ज़ीरो को अगर आप किसी नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर मेरे पास आता है 0। अगर आप किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर आता है इन्फिनिटी। अगर इनकी वैल्यू 0 हो जाती है तब क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट फॉर्म में। चलिए, अभी हम बात कर रहे हैं लिमिट की। तो सबसे पहला पॉइंट कि फंक्शन डिफाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट कॉन्टिन्यूस फंक्शन में सबसे पहला पॉइंट यही है कि फंक्शन जो है वो डिफाइन होना चाहिए। function must be defined in neighborhood of, अगर मैं a पॉइंट पर फंक्शन को कॉन्टिन्यूटी चेक करती हूँ तो a के नेबरहुड पॉइंट पर जो फंक्शन हमारा डिफाइन होना चाहिए और a पर भी डिफाइन होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ x इक्वल्स टू a या x टेंड्स टू a, तो x इक्वल्स टू a पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। यहाँ पे नहीं वाला केस भी चलेगा कि फंक्शन हमारा x इक्वल्स टू a पर डिफाइन नहीं हो सकता है, बट नेबरहुड्स में डिफाइन होना चाहिए। ये लिमिट की डेफिनेशन में आएगा, है ना। बट कॉन्टिन्यूस फंक्शन में हमने कहा कि फंक्शन हमारा डिफाइन होगा तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। a के नेबरहुड पॉइंट्स में भी और a पर भी फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन कॉन्टिन्यूस फंक्शन की। ओके, अब हम देखते हैं डेफिनेशन। लिमिट और कॉन्टिन्यूस फंक्शन में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि अ फंक्शन f is
said to be continuous at x equals to a if limit x tends to a f of x gives the answer f of a। ठीक है, लिमिट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए होगा, तब हम बताते हैं कि x इक्वल्स टू ए है वो लिमिट होगी फंक्शन की, है ना। तो लिमिट आपको फाइंड आउट करनी आती होगी, मुझे ये उम्मीद है। अगर नहीं है तो अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट है कि लिमिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप यहाँ पे कैलकुलस की प्लेलिस्ट फाइंड आउट कीजिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए होता है, तब हम कहते हैं कि एक्स इक्वल्स टू इज अ लिमिट ऑफ द फंक्शन। अगर मुझे कॉन्टिन्यूस फंक्शन बताना है तो यहाँ पर अगर मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स, क्या होना चाहिए? एफ ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट है, तो हम बता सकते हैं कि उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। ओके, अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं। ये हमारे पास एक डेफिनेशन हो जाती है जो लिमिट की फॉर्म में है। अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन हम एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्म में अगर देखते हैं, एक आपने सुना होगा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, है ना, एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्म। तो यहाँ पर देखिएगा, साथ साथ लिमिट की भी देख लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। अगर एप्सिलॉन डेल्टा हमें बताना है फॉर्म में लिमिट क्या होती है, सो let L be limit of function f of x, then for epsilon positive there exists a delta positive such that mode of f of x minus L less than epsilon for all x minus, किस पॉइंट पर आप बता रहे हो? L यहाँ पर मैं ले लेती हूँ लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू a, x माइनस a लेस देन डेल्टा। किस पॉइंट पर हमने लिमिट बताया कि L लिमिट आई मेरी? a पॉइंट पर। ऑलराइट, यहाँ पर जो हम बताने वाले हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, कॉन्टिन्यूटी के लिए हमारे पास क्या डेफिनेशन रहेगी? अ फंक्शन f of x is continuous at x equals to a if for epsilon positive there exists a delta positive such that डेल्टा की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी एप्सिलॉन की वैल्यू पर। क्या मतलब होता है डिपेंड करेगी? क्योंकि हमने जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम करेंगे ना, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये कहता है कि डेल्टा की वैल्यू डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, ये इसलिए क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो मान लीजिए एप्सिलॉन बाय 2 आ गया, उसको हम डेल्टा अज्यूम कर लेते हैं। आपने ऐसे ऐसे टर्म्स जो वो लिमिट की डेफिनेशन में भी देखा होगा, है ना। तो इस टाइप से डेल्टा की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन पर डिपेंड करती है, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। और कंडीशन क्या होती है? सच दैट मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, माइनस एफ ऑफ ए। अभी हमने कहा था ना कि लिमिट अगर एक्स टेंड्स टू ए अप्लाई करें तो क्या आना चाहिए आंसर? एफ ऑफ ए आना चाहिए। सो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ये डेफिनेशन आ जाएगी कॉन्टिन्यूस फंक्शन की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ओके, इसका क्या मीनिंग होता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन? इसका मीनिंग क्या है? हमने ये लिख तो दिया मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन, कब? जब एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा रफ कर रही हूँ मैं यहाँ से। मैंने वहाँ पे कंडीशन लिखी है एफ ऑफ एक्स मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन। आप यहाँ पे मॉडुलस की प्रॉपर्टी ओपन कीजिए। कौन सी प्रॉपर्टी? मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन आर इफ एंड ओनली इफ एक्स लाइज बिटवीन ए माइनस, अच्छा ये डेल्टा ले लिया मैंने, आर ले लीजिए ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो।
a माइनस आर a प्लस आर। तो x की जो वैल्यू होती है ना वो इन दोनों के बीच में, नंबर्स के बीच में लाई करती है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि f ऑफ x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये कहता है कि f ऑफ x की वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी, पर कब आएगी, whenever या if mod of x minus a less than delta implies that या if and only if x की वैल्यू a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में लाई करे। अब हमने कहा था कि डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन पर डिपेंड करती है ना। अब देखते हैं यहाँ से कि अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, जिसको थोड़ा सा मैं रफ कर लेती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं, अब समझते हैं इसको क्या फंडा है ये। मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ x एक्सिस y एक्सिस, y को ले लेते हैं हम f ऑफ x, राइट। इधर हमने कहा कि x इक्वल्स टू a पॉइंट पर मैं चेक कर रही हूँ फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। इसके नेबरहुड पॉइंट्स यानी कि a माइनस डेल्टा, दिस पॉइंट इज a प्लस डेल्टा। यहाँ पर दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन। क्लियर दैट, ये पॉइंट हमारे पास है। अब हम ये बता रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस कब होगा। अगर यहाँ पर हम देखें तो दिस एंड दिस कहते हैं कि अगर x की वैल्यू a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में लाई कर रही है ना, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, तो हमारा जो f ऑफ x की वैल्यू है वो लाई करेगी किसके बीच में, f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन के बीच में। यानी कि ये जो फंक्शन चलेगा, ग्राफ जो हमारा चलेगा वो कुछ इस टाइप से ऐसे चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक इस इंटरवल में जो वैल्यूज़ आएंगी, इससे हमारे जो फंक्शन की वैल्यू है वो हर एक पॉइंट पर वैल्यू देगा, एग्जिस्ट करेगी हर एक पॉइंट पर वैल्यू। इसका मतलब अगर f ऑफ x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी a के नेबरहुड में और a पॉइंट पर भी, यहाँ पर भी a पॉइंट पर भी डिफाइन होना चाहिए। इसीलिए हमने कहा था कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन में जब हम कहते हैं तो फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड एट x इक्वल्स टू a पॉइंट पर भी डिफाइन होना चाहिए। अगर मान लीजिए a पॉइंट पर डिफाइन नहीं होता है तो हमारा जो ग्राफ है यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा लाइक दैट। और अगर ब्रेक हो गया तो वो फंक्शन फिर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अगर ग्राफ हमारा फंक्शन का कॉन्टिन्यूसली चलता है विद इन द गिवन लिमिट, तब हम कहते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू a पर अगर मैंने चेक किया तो मुझे देखना पड़ेगा a के नेबरहुड्स में भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं a माइनस डेल्टा प्लस। अब डेल्टा की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी किस पर, एप्सिलॉन पर। एप्सिलॉन वैल्यू अभी जब एग्जांपल आएंगे तब क्लियरली आप समझ जाओगे कि कैसे हमें इन वैल्यूज़ को यूज़ करना है। इस डेफिनेशन को देख के काफ़ी स्टूडेंट वैसे ही चक्कर में पड़ जाते हैं, यार ये क्या दे रखा है, हमें कैसे यूज़ करना है, क्यों ही हम इसको याद कर रहे हैं। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से जब समझेंगे, जब हम इसके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तब और ज़्यादा आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से हमें देखना है कि a पर भी फंक्शन हमारा डिफाइन होना चाहिए। अगर कोई भी फंक्शन a पर डिफाइन नहीं है तो वहीं पर पहले ही आप देख लोगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्योंकि हमें यहाँ पे जो एग्ज़ाम देना है डिस्क्रिप्टिव लेवल का है ना, तो आपको बीएससी में जो एग्ज़ाम देना है, बीएससी का जो पेपर करना है, वो यहाँ पर ये नॉलेज ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में जो जिसमें आप ये टॉपिक कर रहे हो कंटिन्यूस फंक्शन, वहाँ पर ये पॉइंट ज़्यादा काम आते हैं कि हमें क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाए कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, राइट दैट। बट नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पे भी, ओके। चलिए जी, ये तो है बात फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है। तो हमारी डेफिनेशन क्या थी, मोड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ a लेस देन एप्सिलॉन इफ एंड फॉर ऑल लिख सकते हो, व्हेनेवर मोड ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा, ओके। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि थोड़ा सा इसमें और चेंजेस आ जाते हैं। लिमिट की डेफिनेशन भी लिख देती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, अगर f ऑफ a के इक्वल है तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, राइट। अब
जैसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमने पढ़ा था, राइट हैंड लिमिट हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे भी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं कि भाई लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूस क्या होता है, लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, यानी a से लेफ्ट के पॉइंट पर, अगर a से लेफ्ट के पॉइंट यानी कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे यहाँ पर अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, a से लेफ्ट के पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो उसको हम लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी बोल देते हैं, राइट। उसके लिए हम क्या बताते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल किसके आने चाहिए, f ऑफ a के आने चाहिए, राइट। ऐसे ही हम राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी बता सकते हैं, राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी में लिमिट x टेंड्स टू a प्लस हो जाएगा f ऑफ a के इक्वल। अगर हमें बताना है कि कोई भी फंक्शन ओपन इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस है, ओपन इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस है, तो वहाँ पर a और b पॉइंट को तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके बीच के जितने नंबर्स हैं उन पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, अंडरस्टैंड। अगर मुझे क्लोज्ड इंटरवल पर बताना है तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि वो a पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूस है, b पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूस है और बीच के पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूस है, ओके। तो ये तो नॉर्मल सी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चन में आप यूज़ भी कर सकते हो, और मतलब इतना ज़्यादा खास नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए। अच्छा जी, फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब नहीं होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब नहीं होगा, देखिए हमने अभी कहा ना कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में कि f ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस ए लेस देन डेल्टा। कॉन्टिन्यूस, ये तो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अगर नहीं है तो इफ़ x माइनस ए लेस देन डेल्टा बट मोड ऑफ f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन अगर आ जाए तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। कौन से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ओके। देन फंक्शन f ऑफ x इज डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन, ओके। तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन को डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन कहेंगे, ऑलराइट। अब यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं और उनको आपको समझना भी पड़ेगा, बिकॉज आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि इस फंक्शन की जो फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी है या सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी है, फंक्शन को कॉन्टिन्यूस तो हमने समझ लिया, अब डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है ये भी हमने देख लिया। अगर फंक्शन की डिसकॉन्टिन्यूटी की टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो एक एक को आपको समझना पड़ेगा विद डेफिनेशन एंड विद एग्जाम्पल। चलिए देख लेते हैं, बात करते हैं डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है जितना कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ओके। किसी भी फंक्शन को डिसकॉन्टिन्यूस कब कहेंगे, इफ इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस, इफ f of x is not continuous then this function is called discontinuous function, है ना। अब हमने ये देखना पड़ेगा कि हमने पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूस कहाँ कहाँ होता है, कब कब होता है, कैसे होता है ना। तो ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिसकॉन्टिन्यूस, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली लाइन मैंने आपको क्या बताई थी, इफ़ फंक्शन इज डिफाइंड एट ए एंड इट्स नेबरहुड। अगर यहाँ पर हम ये देखें, इफ फंक्शन f ऑफ x इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू a, या फिर इसके नेबरहुड्स में डिफाइंड नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। अब हमने सेकेंड डेफिनेशन यहाँ पे बताई थी लिमिट्स की, मैं यहाँ पे एक बार कॉन्टिन्यूस फंक्शन की लिख रही हूँ, इसी से कंपेयर करते करते करेंगे तो अच्छे से समझ जाओगे। हमने बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a होना चाहिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। अब लिमिट को हम कैसे बताते हैं, ये लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। सो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इक्वल होगी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और ये इक्वल हो f ऑफ a के, तब हम कहते हैं फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फेल कर जाए तो डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, अंडरस्टैंड। चलिए इन्हीं पर बेस्ड इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन।
सबसे पहले देखते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अच्छा, फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेकंड ले लेते हैं। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी में क्या आता है, जो लिमिट वाली डेफिनेशन है इसी पर बेस्ड है। हमने कहा कि ये दोनों इक्वल हो और ये इक्वल हो एफ ऑफ ए के। अगर यहाँ पे ये लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट, अगर ये एग्जिस्ट ही ना करे या फिर ये दोनों इक्वल ना हो, समझ में आया ना, एग्जिस्ट ना करे या इक्वल ना हो, दोनों ही केसेस में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी क्या कहती है कि अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट तो करती है बट अनइक्वल हैं, both limit x tends to a minus f of x and limit x tends to a plus f of x exist तो करेंगी but these are unequal। मतलब ये हुआ कि भाई लिमिट x tends to a minus f of x इक्वल नहीं है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि एग्जिस्ट कैसे करती है। एग्जिस्ट कैसे करती है भाई, इसकी वैल्यू तो 2 आ जाए और इसकी वैल्यू 3 आ जाए, फाइनाइट वैल्यू आ रही है ना। इन्फिनिटी वैल्यू अगर नहीं आती, कोई फाइनाइट वैल्यू आती है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। बट अगर एक की वैल्यू 2 आ जाए, एक की 3 आ जाए तो इक्वल नहीं है ना, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। ये होती है फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। क्लियर। सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारे पास है, थर्ड ले लेते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा कि लिमिट या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इनमें से एक, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और बोथ डोंट एग्जिस्ट, तब हम कहते हैं कि वो डिसकंटिन्यूटी सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है। भाई लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, अभी मैंने बताया कि कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए। एग्जिस्ट कब नहीं करेगी, अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x। अगर ये आंसर दे दे इन्फिनिटी, राइट हैंड लिमिट अगर सॉल्व करते हो, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, ये अगर आपका आंसर आ जाए 2, तो एक तो एग्जिस्ट कर गई बट एक तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। समझ में? अगर दोनों की फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो फर्स्ट काइंड, अगर एक की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए या दोनों की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए तो होती है सेकंड काइंड। अंडरस्टैंड? यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और आगे चल के आएगी एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये समझ में आ गया, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी या दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, दोनों की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। दिस इज द सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। ओके, नेक्स्ट है मिक्स्ड काइंड। मिक्स्ड काइंड डिसकंटिन्यूटी। अब मिक्स काइंड क्या होता है? तो मिक्स काइंड डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? ये हमारा ए पॉइंट है, ये इसके लेफ्ट नेबरहुड्स, ये इसके राइट है नेबरहुड्स। अगर ए से लेफ्ट यानी कि ए के एक साइड फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी हो, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी, और ए के राइट साइड यानी कि ए के दूसरी साइड सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी हो। समझ में आया? तब हम कहते हैं कि वो मिक्स्ड काइंड डिसकंटिन्यूटी है। क्लियर? फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी हमने क्या पढ़ा है कि भाई दोनों जो लिमिट्स हैं वो एग्जिस्ट तो करेंगी बट इक्वल नहीं होंगी। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर सेकंड जो काइंड यानी कि सेकंड हैंड, इधर अगर हम देखेंगे ए के राइट साइड में सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी, दैट मीन्स राइट जो डिसकंटिन्यूटी, राइट
जो मेरे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन अगर हम प्रूव करें, इधर अगर इसकी वैल्यू आ जाए इन्फिनिटी, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था सेकंड काइंड डिस्कंटिन्यूटी क्या होती है कि एक की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों में से एक की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए या दोनों ही इन्फिनिटी आ जाए, है ना। तो यहाँ पर तो मेरे पास लिमिट आ जाए इन्फिनिटी, इधर मेरे पास लिमिट आ जाए कोई फाइनाइट वैल्यू बट वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल या जो मेरे पास राइट लिमिट है उसके इक्वल नहीं है। तो ये हो गया फर्स्ट काइंड डिस्कंटिन्यूटी, राइट। तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड डिस्कंटिन्यूटी। इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। सो कोई भी फंक्शन मिक्स काइंड डिस्कंटिन्यूटी कब होता है, इफ वन साइड ऑफ ए इज फर्स्ट काइंड डिस्कंटिन्यूटी एंड अदर साइड ऑफ ए सेकेंड काइंड डिस्कंटिन्यूटी अगर है तो उसको हम कहेंगे मिक्स्ड डिस्कंटिन्यूटी। चलिए, ये तो सिर्फ डेफिनेशन पूछी जा सकती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमारे पास है वो है रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। अब रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी नाम से पता चल रहा है कि भाई अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो हम उसको सॉल्व करके कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहता है कि रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी क्या होगी, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस at x equals to a if left hand limit this and right hand limit are both exist but not equal to f of a। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के एंड बोथ आर इक्वल, एग्जिस्ट तो करती है, इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। और ये इक्वल नहीं है एफ ऑफ ए के, इसको हम कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है तो फर्स्ट काइंड, इक्वल आ गई बट एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है तो रिमूवेबल। अगर दोनों में से एक इन्फिनिटी आ गया, दोनों इन्फिनिटी आ गई तो सेकेंड काइंड। क्लियर। मिक्स जो काइंड डिस्कंटिन्यूटी है इसकी डेफिनेशन मैं फिर से बोल रही हूँ, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो ए के एक साइड फर्स्ट काइंड डिस्कंटिन्यूटी, अदर साइड सेकंड काइंड डिस्कंटिन्यूटी अगर है तो वो हो गया हमारे पास मिक्स काइंड। अब एक और है इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी, ये सेकंड काइंड के सिमिलर ही है, इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। और यहाँ से आप नाम से ही आप देख पा रहे हो कि अगर इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी हमसे बोला गया है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी आएगी, राइट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी आएगी, दोनों में से एक इन्फिनिटी आ सकती है। तो सेकंड काइंड में और इनफाइनाइट में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब पर्पस जो है दोनों का समझाने का जो मेथड है वो एक ही है। यहाँ पर भी यही लिखना है आपको, अगर इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी आ जाता है कि भाई या तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी आ जाए, एग्जिस्ट ना करे, या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, या दोनों ही एग्जिस्ट ना करे, तो उसको कहते हैं इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। तो ये आपके पास डेफिनेशंस है, पूरा बेसिक मैंने आपको बता दिया है इस चैप्टर का, कॉन्टिन्यूटी एंड डिस्कंटिन्यूटी। इसके बाद हम जो करने वाले हैं थ्योरम्स, जो इस चैप्टर की जो थ्योरम्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी हम स्किप नहीं करेंगे, सारे थ्योरम्स को लेकर चलेंगे एंड प्लस इसके एग्जाम्पल्स। ओके, एंड इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है जो कि आप देख सकते हो, या फिर हम जब आगे जा कर के थ्योरम्स के बाद एग्जाम्पल करेंगे उनमें हम इंक्लूड कर लेंगे। तो आपको ये डेफिनेशंस को अच्छे से समझना है, वीडियो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करना है, और अगर आपको लगा कि नॉलेजेबल है, आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।